नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन जिसमें होती है खबर A to Z। स्वागत है आप सबका। हर जरूरी खबर के पीछे की बड़ी अहम खबर को जानने का सिलसिला शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। खबर प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर से जुड़ी हुई जो आज पूरे दिन चर्चा में रही, सुर्खियों में रही। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की छात्रों के साथ स्कूल में बैठी एक फोटो वायरल हुई है। क्यों हुई है, जानिए। ब्लैकबोर्ड की ओर ताकते पीएम के साथ चौकन्नी बैठी छात्राएं। ये क्लासरूम है। तस्वीरें एक पाठशाला की हैं जिसे अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सालों बाद एक स्कूल की क्लास को अटेंड किया। चलिए पूरा माजरा समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने गांधीनगर में डेफ एक्सपो 22 का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया, जहां वे बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे नजर आए। पीएम मोदी की तस्वीर पूरे दिन सुर्खियों में रही। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए खुद को दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने का क्रेडिट कुछ इस अंदाज में दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने एक स्कूली छात्र के तौर पर स्कूली छात्र के बगल में बेंच पर देखा। ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस था। आज हम इसी मौके पर देश के स्कूलों की क्या स्थिति है इसे डिकोड करते हैं। देश भर में 42,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है, जबकि 15,000 स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं। देश को 11 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। 1 लाख से अधिक स्कूलों को सिर्फ एक टीचर हैंडल कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के पैरामीटर्स के मुताबिक एक स्कूल में कम से कम 6 फुल टाइम टीचर की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में 69% स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 21,000 से ज्यादा सिंगल टीचर स्कूल हैं। इसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां 17,000 से ज्यादा स्कूल एक मास्टर साहब के सहारे चल रहे हैं। सिंगल टीचर स्कूल के मामले में राजस्थान तीसरे पायदान पर है, जहां 10 से ज्यादा स्कूलों में एक ही गुरुजी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां 4,205 स्कूलों में एक शिक्षक ही तैनात है। तो ये स्कूल की स्थिति है मौजूदा दौर में, जो रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं उनके मुताबिक। लेकिन इन सब के बाद क्या स्कूलों की तस्वीर और तासीर बदलने का क्रम जारी रहेगा, और जारी रहेगा तो किस तेजी से, देखना होगा। खबर अब कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। आज कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, वो भी 90% वाली जीत। ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो अब कांग्रेस के नए कप्तान बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। नतीजा घोषित होते ही थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। वहीं चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो उनका रोल भी कांग्रेस के नए अध्यक्ष ही तय करेंगे। The president will decide what my role is and how I am to be deployed. इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खेमे में खड़गे की जीत का जश्न मना। एमपी में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर खड़गे को बधाई दी, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। तो निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होगा। वहीं एआईसीसी के अध्यक्ष पद के चुनाव पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा। इस चुनाव में जीत के साथ ही खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता बन गए। वे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। तो कांग्रेस पार्टी को नया कप्तान मिल चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए कप्तान के सामने कौन सी चुनौतियां हैं जो उनको अध्यक्ष बनते डील करनी है। डिकोड करते हैं इसे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के अंदर की गुटबाजी को, खेमों को खत्म करना। खड़गे को सबसे पहले राजस्थान में चल रहे असंतोष को खत्म करना होगा। G23 ग्रुप के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चुनौती
इसी तरह के तमाम राज्य हैं। तीसरी बड़ी चुनौती, कांग्रेस पार्टी देश भर में मजबूत स्थिति में आ पाए, रफ्तार पकड़े। एक और बड़ी चुनौती, रणनीति बनाने को लेकर जिससे कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाए। देखना है कि खड़गे के नेतृत्व में जो अगला चुनाव 2024 का देश में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, उसमें पिछले रिकॉर्ड से आगे जाती है या चुनौतियां बढ़ती रहेगी। चलिए, चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं और जैसा हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक पुराना जुमला सुना होगा, कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। लेकिन क्या अब इस जुमले को गलत साबित करने की दिशा में नए अध्यक्ष काम कर पाते हैं, जिताऊ टीम तैयार कर पाते हैं, ये देखना होगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें अगले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। रिपोर्ट देखें। तस्वीरें बीजेपी के संभागीय और विधानसभा प्रभारियों की मीटिंग की हैं। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। ये बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। बैठक में 2023 चुनाव के लिए रणनीति बनी। इसके अलावा 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। महिला स्व सहायता समूह से काम छीनने का काम हुआ है। जिस प्रकार से शराबबंदी का वादा करके वो वादा पूरा नहीं हुआ है। एक बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में 11 नवंबर को होना है, उसकी भी तैयारियां हमारी जोर शोर से प्रारंभ हो रही है। कहने का मतलब ये कि बीजेपी आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार के खिलाफ राजधानी से लेकर जिला स्तर तक धरना प्रदर्शन आंदोलन करने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग की आपने तस्वीरें और उससे जुड़ी खबर सुनी। अब आप बीजेपी से जुड़ी एक और खबर जान लीजिए। आज बीजेपी महिला मोर्चा ने रायपुर के 3 विधायकों के दफ्तरों का घेराव किया। क्या हुआ है, देखें आप। तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां आज बीजेपी महिला मोर्चा ने रायपुर के कांग्रेस विधायकों के कार्यालयों का घेराव किया। जिन विधायकों के कार्यालय का घेराव किया गया उनके नाम सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय हैं। महिला मोर्चा कार्यकर्ता पहले रैली निकालकर एकात्म परिसर से बांसटाल में सत्यनारायण शर्मा के निवास और कार्यालय पहुंची, जहां पहले से मौजूद पुलिस ने उनको रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी वहां पहुंची और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गईं। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर रिहा किया। कांग्रेस के नेता के कार्यालय के सामने एक प्रदर्शन करके थाली बजा के काला रस्सी बांधकर उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो महिलाओं की बात सुने, उन्होंने जो वादा किया उन वादे को पूरा करे। इसके बाद महिला मोर्चा की कार्यकर्ता रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय के दफ्तर पहुंची। वहां पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। तो आज बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेसी विधायकों के दफ्तरों को घेरा। बीजेपी की रणनीति इसके पीछे क्या है, क्या जताना दिखाना चाहती, इसको डिकोड करते हैं। आज के प्रदर्शन से साफ हो गया कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में जा चुकी है। बीजेपी का फोकस उन मुद्दों पर है जो आम जनता से कनेक्ट करेंगे, ये दिखाएंगे कि जनता के लिए बीजेपी कैसे खड़ी। बीजेपी जनता के सामने एक सशक्त विपक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रही है। शराबबंदी जैसा मुद्दा उठाकर महिला वर्ग को अपनी तरफ लाने और जोड़ने का प्रयास कर रही है। कुल जमा ये कि अब ऐसा लगता है कि लगातार तकरीबन 1 साल तक बीजेपी के प्रदर्शन आपको इसी तरह, इसी अंदाज वाले दिखेंगे और तेजी के साथ दिखेंगे। लेकिन इन प्रदर्शनों का असर जनता पर कितना हो रहा है, इसमें सिर्फ कार्यकर्ता हैं या आम लोग भी जुड़ रहे हैं, अब इस पर भी डिपेंड करेगा कि यह रणनीति जमीन पर कितनी कारगर होती है। चलिए, फिलहाल रणनीतियों के ऊपर दल काम करते हैं और ऐसी ही रणनीति के ऊपर बीजेपी इस वक्त प्रदेश में काम कर रही है। जबलपुर की बात करें, जबलपुर दौरे पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे तो प्रदेश सरकार पर बरसे। कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पनागर से प्रचार का शंखनाद किया। भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बनी हुई है,
जनता इसे पहचान रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये तेवर जबलपुर के पनागर में दिखाए, जहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने महाकाल कॉरिडोर को लेकर सरकार पर श्रेय की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक बार फिर मुख्यमंत्री को घोषणावीर करार दिया। मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम हो जाते हैं। आज इस सभा में कोई शासकीय मदद से ये भीड़ नहीं। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ ने सरकार पर जबलपुर और महाकौशल की उपेक्षा के आरोप दोहराए। कांग्रेस सरकार के दौरान बनी योजनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया। मैंने महाकौशल को प्रतिनिधित्व किया। 4 मंत्री डेयरी टेक्निकल कॉलेज जो बना रहे थे, पहला मध्य प्रदेश में होता, जिसके लिए पैसा अलॉट हुआ था, उसका नाम निशान नहीं। कमलनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां थीं। इसके बावजूद उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की शुरुआत की थी। तो कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर बरसे। सवाल उठता है कि अगला चुनाव महत्वपूर्ण है। कमलनाथ के लिए किस अंदाज में यह चुनाव रह सकता है, कितनी बड़ी चुनौती है, इसको भी डिकोड करते हैं। कमलनाथ ने 5 साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ केंद्र की राजनीति की। वो केंद्र के बड़े कद्दावर नेता रहे, एक बड़े क्षत्रप हैं कांग्रेस पार्टी के। 5 साल से वो मध्य प्रदेश यानी राज्य की सियासत पर फोकस कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें सीएम बनाया भी, लेकिन 2.5 साल में सरकार गिर गई। कमलनाथ के लिए अगला चुनाव डू और डाई वाली स्थिति में दिखता है, क्योंकि ये चुनाव कमलनाथ का आने वाले वक्त को लेकर भविष्य तय करेगा। चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है। कमलनाथ अभी से सक्रिय हो गए हैं। इस बात का ये सबूत भी है कि आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी और स्वयं पीसीसी चीफ कमलनाथ बेहद संजीदा हैं और उन्होंने शुरुआत भी उस महाकौशल अंचल से की है जिस अंचल में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा असंतोष बताया जाता है। तो ये उनकी कुशल रणनीति का एक हिस्सा भी दिखता है। आज का दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए एक खुशखबरी लेकर आया। एक सर्वे की रिपोर्ट आई जिसमें सीएम भूपेश बघेल देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री बताए गए। सीएम भूपेश बघेल के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद है। आइए एनएससी वोटर के सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लोगों की नाराजगी सबसे कम है। सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भारत में शासन के सभी स्तरों पर सबसे कम विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे कहता है कि छत्तीसगढ़ में केवल 6% लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपनी बात कही। भूपेश बघेल के पास सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा समर्थन है, यानी सर्वे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। सर्वे रिपोर्ट आया है कि छत्तीसगढ़ में 94% लोग मुख्यमंत्री जी के कामों से प्रसन्न हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में छत्तीसगढ़ का सम्मान है। ये तो हुई बात कांग्रेस की जो इस सर्वे से बेहद खुश है। वहीं अब सर्वे के बारे में बीजेपी क्या कहती है ये भी जान लीजिए। जो रिपोर्ट आई है, जो बताया गया है, मुझे लगता नहीं है, पता नहीं ये किस आधार पर है, पर वास्तविकता ये है कि आज सबसे अलोकप्रिय सरकार छत्तीसगढ़ में है। कुल जमा ये कि सीएम भूपेश बघेल की लोकप्रियता एक बार फिर इस सर्वे के द्वारा सामने आई है। तो आपने देखा और जान लिया कि सर्वे में सीएम भूपेश बघेल नंबर 1 पर हैं, लेकिन सर्वे में देश के बाकी मुख्यमंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड कैसा है जरा ये भी तो जान लें, डिकोड कर लें। सीएम भूपेश बघेल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ते हैं, जिनसे केवल 8.3% जनता खफा है, नाराज है। तीसरे पायदान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उनके खिलाफ सिर्फ 9.7% उत्तरदाताओं ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा चौथे पायदान पर हैं। शर्मा के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल से 12.2 उत्तरदाता नाखुश दिखे। फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 5वें नंबर पर हैं, उनके खिलाफ केवल 12.6% उत्तरदाताओं ने अपनी नाराजगी या आपत्ति जताई। सूची में सबसे नीचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिनसे 35.4% लोग खफा बताए जाते हैं। अब ये सर्वे कितना सच्चा या इसकी कितने दमदार होने के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, इस पर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन दलों के हिसाब से उनकी प्रतिक्रिया उनके पक्षों के मुताबिक ही रही हैं, वैसी ही नजर आए हैं। राजस्थान के एक मंत्री ने
राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी और ऐसा करने के बाद स्वयं कांग्रेस के भीतर कई लोगों को यह ठीक नहीं लगता। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर इसे चमचागिरी की हद बताया। राजस्थान के एक मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की, जिसके बाद एमपी की सियासत गर्मा गई। इस पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रभु श्री राम की तुलना राहुल से कर पार्टी के लोगों ने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस तरह की चीजों से पार्टी का मजाक बनता है। लक्ष्मण ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि कांग्रेस नेता इस मामले में डिफेंसिव मोड में नजर आए। कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी महापुरुष को भगवान के रूप में मानते हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल की तुलना राम से किए जाने पर बीजेपी खुलकर विरोध में आ गई। इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है, ये भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे, वही पर्याप्त है। भगवान राम से परिकल्पना करना, कल्पना करना, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? दरअसल राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना भगवान श्री राम की यात्रा से की थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। तो कांग्रेस के नेताजी को राहुल गांधी भगवान राम जैसे लगते हैं। क्या है इसके पीछे मानसिकता या वजह हो सकती हैं, डिकोड कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा है। नेता कभी कभी स्वामी भक्ति की सारी हदें पार कर देते हैं, चाटुकारिता की सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं। माना जाता है, ये आप मानकर चल सकते हैं कि अपने लीडर की प्रशंसा करते हैं, आप सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी भी एक अपनी मर्यादा होती है साहब, उसकी भी अपनी सीमा। इसी तरह इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा एक वक्त बुलंद किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी को भारत देश का बाप कह दिया था। नेताओं को जरा सोच समझकर बयान देने चाहिए। कई दफा हम अपने कई कार्यक्रमों, डिबेट, बहस का निचोड़ इस तरह निकालते हैं। सलाह तो यही है, लेकिन इस सलाह पर नेता अमल कब करते हैं, कहां करते हैं, और कई दफा इतना आगे चले जाते हैं कि खुद उनके पार्टी के नेताओं को इसमें काफी दिक्कतें नजर आती हैं। चलिए अब क्या किया जा सकता है। वैसे नेताजी का एक स्लोगन आपको याद होगा, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। अगली खबर ईरान से साहब, जहां एक एथलीट का एयरपोर्ट पर लोगों ने जमकर स्वागत किया। ये स्वागत क्यों हुआ, देखिए इस पर खबर। जश्न की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ईरान के तेहरान एयरपोर्ट की हैं, जहां एथलीट एलनाज के वापस ईरान लौटने पर तालियों की गड़गड़ाहट ने उनका स्वागत किया। हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने ईरानी एथलीट का स्वागत किया। दरअसल एथलीट एलनाज 10 से 16 अक्टूबर तक साउथ कोरिया में हुई एशियन रॉक क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गई थी, जहां उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग करते समय हिजाब नहीं पहना था। बिना हिजाब के रॉक क्लाइंबिंग करने का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर कुछ ईरानी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। प्रतियोगिता के बाद उनकी पूरी टीम ईरान वापस आई, लेकिन एलनाज नहीं लौटी। वहीं जो लोग एथलीट के समर्थन में थे, उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका जमकर स्वागत किया। बता दें, ईरान में 16 सितंबर को पुलिस कस्टडी में 22 साल की महासा आमिनी की मौत हुई थी, जिसके बाद से लगातार वहां हिजाब के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिंसा में अब तक 210 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कई दफा विरोध को समर्थन देकर के भी लोग अपना विरोध जताते हैं, और यहां भी कुछ ऐसा होता हुआ दिखा है। अब आते हैं राजधानी भोपाल, जहां किन्नरों ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर घेराव कर दिया, नारेबाजी की, अपनी रिपोर्ट लिखाई। मंगलवारा थाना था जहां पुलिस पर चौथ वसूली के गंभीर आरोप लगे। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें भोपाल पुलिस कमिश्नर दफ्तर की हैं, जहां जमा हुए किन्नर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। दरअसल ये लोग बम्बैया नाम के किन्नर से परेशान हैं, जिस पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी पुलिस मामूली धाराओं में केस कर उसे चलता कर देती है।
इसके पहले भी बम्बई काजल ने मुझ पे जानलेवा हमला किया था, उसके साथ लड़के भी थी, गोलियां भी चली थी जो मेरे चेले को लग गई। मेरे घर में गुंडे लेके आए जिसकी भी फुटेज मेरे पास है। उसने कई बार माने जानलेवा हमला मेरे ऊपर किया था, मेरे चेलों के ऊपर किया था। उसमें भी हमने रिपोर्ट डाली, वो सुनवाई नहीं करते। आरोप है कि बम्बैया आए दिन किन्नरों के घर में घुस जाता है, लूटपाट करता है, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। वो कुछ किन्नरों के बाल काटकर सिर में आग तक लगा चुका है। समस्या यही है कि आए दिन वो बम्बई काजल और ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, आए दिन लूटपाट कर रहे हैं, आए दिन पैसों की मांग करते हैं, फिरौती मांगते हैं। कब तक हम फिरौती देंगे? पीड़ित किन्नरों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर सीएम हाउस और गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने की चेतावनी दी है। तो कमिश्नर सिस्टम लागू है प्रदेश के 2 बड़े शहरों में और यहीं कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर गुहार लगाई तो उम्मीद करते हैं कि जरूर न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा, सही बात सामने आएगी। न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। इस वक्त बाजार में, मॉल्स में, दुकानों में हर जगह लोग हैं, भीड़ है। हमने बीते 2 सालों के बाद इस रौनक भरे माहौल को देखा है, अनुभव किया है। आप सबसे न्यूज डिकोड की टीम की अपील है, सब कुछ एंजॉय कीजिए लेकिन सतर्कता और सुरक्षा के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।